हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी आरएएस प्री व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आज फिर से 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 5वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से आपके एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि दोस्तों पाई जाती है। देखिए उत्खात भूमि को दोस्तों यहाँ पर नोट करना है, इसको बेडलैंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बेडलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बेडलैंड भूमि दोस्तों कौन से बेसिन में पाई जाती है, तो भी क्वेश्चन दोस्तों एक ही होगा। ठीक है, देखिए माही बेसिन में, लूणी बेसिन में, चंबल बेसिन में या बाणगंगा बेसिन में, किस बेसिन की दोस्तों ये विशेषता है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट देगा। ये दोस्तों चंबल बेसिन की विशेषता होती है उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, उत्खात स्थलाकृति दोस्तों पहली विशेषता। दूसरी विशेषता दोस्तों चंबल बेसिन की नोट करना भाई, कौन सी है दूसरी विशेषता दोस्तों, आप चंबल बेसिन की नोट करना है। इसमें अवनालिका अपर्दन के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों चंबल बेसिन। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन में दोस्तों सबसे ज्यादा चंबल बेसिन में होता है। इसके अलावा दोस्तों चंबल बेसिन तीसरी विशेषता नोट करना है, बीहड़ भूमि के लिए भी प्रसिद्ध है। बीहड़ भूमि के लिए भी दोस्तों चंबल बेसिन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों हमारी चंबल बेसिन की बात। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि चंबल बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है ना, किस भौतिक प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं दोस्तों, आपको मालूम है ना। अगर ऑप्शन में आ जाए चारों का नाम दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, या मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का हिस्सा है, या पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, या दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है, तो भाई चंबल बेसिन है वो दोस्तों नोट करना, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है चंबल बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों चंबल बेसिन के अलावा 2 बेसिन और आते हैं। कौन कौन से नोट करना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक तो दोस्तों नोट करना बनास बेसिन, बनास बेसिन आता है, और एक दोस्तों आता है माही बेसिन, जिसको दोस्तों माही बेसिन को 56 का बेसिन भी बोलते हैं ना, 56 का बेसिन भी बोलते हैं। 56 का बेसिन या माही बेसिन बोल दो, या दोस्तों काफी जगह आपको मध्य माही बेसिन भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, मध्य माही बेसिन भी दोस्तों लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 बेसिन दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम चंबल नदी की बात करें, चंबल बेसिन की बात नहीं करें, चंबल नदी की बात करें, तो दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी आप नोट कीजिएगा। इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक बांध राजस्थान में इसी चंबल नदी पर बने हुए हैं दोस्तों। कितने बांध है, 4 बांध है दोस्तों, जिनमें 3 बांध दोस्तों क्या है, राजस्थान में स्थित है भाई। 3 बांध राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से दोस्तों नोट करना, पहला बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों, जो हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। दूसरा बांध है दोस्तों कोटा बेराज बांध, कोटा बेराज बांध। और दोस्तों तीसरा बांध है कौन सा, जवाहर सागर बांध, ये भी दोस्तों कोटा में पड़ता है, जवाहर सागर बांध, है ना। और चौथा बांध दोस्तों जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, उसका नाम है गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों 4 बांध है जो चंबल नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, इस कोटा बैराज बांध से दोस्तों नोट करना, चंबल नदी पर सिंचाई की जाती है इस बांध से। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम माही नदी की बात करें ना, माही नदी की बात करें, तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। अपने हाथ में दोस्तों नोटबुक रख लेना, मैं वही क्वेश्चन दोस्तों बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माही नदी के बारे में लिखना दोस्तों, इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं ना, दक्षिणी एक मिनट दोस्तों, इसको दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं भाई, गंगा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना माही नदी को। इसके अलावा दोस्तों इसको कांठल की गंगा भी कहते हैं भाई, है ना, कांठल की गंगा भी कहते हैं दोस्तों माही नदी को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट करना, इसको दक्षिणी राजस्थान के ना, इसको दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं भाई, सवर्ण रेखा भी कहते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सवर्ण रेखा भी कहते हैं, माही नदी को ही दोस्तों कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा। ये दोस्तों माही नदी, ये 4 नाम है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा एग्जाम में दोस्तों पूछा ही जाता है। इसके अलावा देखिए माही नदी की बात करें तो दोस्तों माही नदी राजस्थान में दोस्तों जो 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश पर जो कर्क रेखा गुजरती है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा
राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से दोस्तों उस करक रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली राजस्थान में कोई दोस्तों नदी है तो वो माही नदी है ना। ये दोस्तों राजस्थान में करक रेखा को 2 बार काटते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में 2 बार दोस्तों करक रेखा को काटती है माही नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वह नदी कौन सी है जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम में बहती हुई दोस्तों पुनः दक्षिण की ओर लौट जाती है। मतलब देखिए यहाँ से दक्षिण में प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम में बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर दोस्तों लौट जाती है, वह नदी कौन सी है, तो वो माही नदी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। करक रेखा को 2 बार काटती है। करक रेखा राजस्थान में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने सारे फैक्ट दोस्तों आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों लूनी बेसिन के ना, लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी को दोस्तों नोट करना, ये पश्चिमी राजस्थान की या मारवाड़ साइड की बोले तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की फेमस नदी है दोस्तों, प्रसिद्ध नदी है पश्चिमी राजस्थान की, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के पास दोस्तों है ना। और ये राजस्थान के 6 जिलों में दोस्तों अपना अफवाह तंत्र बनाती है। देखिए लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से होता है भाई, नागपाड़ दोस्तों, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 795 मीटर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नागपाड़ की ऊंचाई, ठीक है। नोट करना 795 मीटर ऊंचाई है। नागपाड़ से दोस्तों इसका उद्गम होता है अजमेर के, और दोस्तों नागपाड़ से नागौर होते हुए जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर के से होते हुए दोस्तों कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है भाई। कच्छ के रण में दोस्तों, कच्छ के रण जो दोस्तों गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में दोस्तों ये जाकर समाप्त होती है। इस प्रकार ये 6 जिलों में दोस्तों अपना अफवाह तंत्र बनाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर लूनी नदी की बात करें तो 2 बड़े और इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां उनके लास्ट में दोस्तों क्या लगता है, डी लगता है भाई। जैसे दोस्तों जैसे लीलड़ी हो गई, सूखड़ी हो गई है ना, सूखड़ी हो गई, मीठड़ी हो गई है ना, मीठड़ी होगी। इसके अलावा देखिए इसका एक अपवाद और है, जवाई नदी, ये दोस्तों ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है, जवाई नदी, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लूनी नदी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र में दोस्तों इसका कितना परसेंट हिस्सा है, 10.41% दोस्तों इसका हिस्सा वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब राजस्थान का जितना अफवाह तंत्र है उनमें दोस्तों 10.41% क्षेत्र बनाती है लूनी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दोस्तों बाणगंगा नदी की, बाणगंगा नदी दोस्तों ये वही बाणगंगा नदी है जो जयपुर में दोस्तों इसके किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है दोस्तों, बेराट सभ्यता बसी हुई है भाई। जयपुर में दोस्तों इस बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता बसी हुई है। और दोस्तों नोट करना बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुंडित सरिता, काफी बड़े एग्जाम में भाई पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, ये हो गया हमारा बाणगंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन के आंसर को केवल दोस्तों मार्क करना ही दोस्तों इसका सॉल्यूशन नहीं होता है भाई। आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन को देख लिया और उसका आंसर को दोस्तों आपने मार्क कर दिया भाई, हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट जिसका क्लियर है ना वो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं जिसको क्वेश्चन नहीं आता है वो भी दोस्तों वो क्वेश्चन दोस्तों अनुमान से कर देता है, इतना पावर आ जाता है दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। और दोस्तों हमारी मॉडल पेपर की विशेषता होती है, जिस प्रकार नींबू को दोस्तों निचोड़ते हैं ना, इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन को निचोड़ देते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ते दोस्तों हम। यही विशेषता है कि दोस्तों हमारा जो मॉडल पेपर है वो बिल्कुल 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला दोस्तों मॉडल पेपर होता है, बिल्कुल दोस्तों एक यूनिक, एक जेन्युइन कंटेंट है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि दोस्तों हम डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की करते हैं, तो दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लास्ट तक दोस्तों बने रहना, मैं सही बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपने इस RS प्री और दोस्तों राजस्थान के जो 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाली जो दोस्तों एग्जाम सीरीज है, अगर आपकी एग्जाम तक दोस्तों इस मॉडल पेपर को दोस्तों आपने देख लिया, जितने भी मॉडल पेपर आएंगे सबको सब देख दोस्तों अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके सिलेक्शन को, आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक दे, ये मेरा दोस्तों आपसे बात है। देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए
थार मरुस्थल में, मतलब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है, उसके संदर्भ में दोस्तों पैराबोलिक क्या होते हैं भाई? पैराबोलिक दोस्तों क्या होते हैं? एक प्रकार के बालों का स्तूप होते हैं, झील होती है, खड़ीन होती है दोस्तों, टांका होता है। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार के बालों का स्तूप होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों बालों का स्तूप की, तो बालों का स्तूप के बारे में दोस्तों मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। पैराबोलिक एक प्रकार के बालों के स्तूप का प्रकार है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले सब्बर काफिस, सब्बर काफिस दोस्तों क्या है? ये भी दोस्तों एक प्रकार के बालों का स्तूप है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें पैराबोलिक की, तो दोस्तों मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, नोट कर लेना, ठीक है। 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले सीप क्या है, सीप क्या है, तो दोस्तों नोट करना, सीप दोस्तों एक प्रकार का अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप होता है। नोट करना भाई, अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप होता है सीप। दोस्तों पवनों के समानांतर बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पवनों के क्या बनते हैं? समानांतर बनते हैं सीप बालों का स्तूप, जो एक प्रकार के अनुदैर्ध्य बालों के स्तूप होते हैं। ऑप्शन में आएगा अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, या दोस्तों ऑप्शन में और आ जाएगा तारा बालों के स्तूप या बरखान, ठीक है। तो दोस्तों सीप एक प्रकार के अनुदैर्ध्य बालों के स्तूप होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, अगर आपको पूछ ले कि बरखान क्या होते हैं, बरखान भाई क्या होते हैं, तो बरखान दोस्तों एक प्रकार के अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप होता है। नोट करना भाई, अर्धचंद्राकार दोस्तों बालों का स्तूप होते हैं। अर्धचंद्राकार गतिशील बालों के बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, जो दोस्तों एक प्रकार के अर्धचंद्राकार बालों के स्तूप कहलाते हैं, जिनको बरखान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं मुख्यतः, और शेखावाटी में पाए जाते हैं बरखान, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन नोट करना, अगर आपको पूछे कि राजस्थान में तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? इनको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्टार सैंड ड्यून, है ना, स्टार सैंड ड्यून के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्टार सैंड ड्यून राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं ना, तो दोस्तों नोट करना, ये दोस्तों राजस्थान में 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो पोखरण में भाई, एक तो दोस्तों पोखरण में जो हमारे जैसलमेर में पड़ता है, एक पाया जाता है दोस्तों सूरतगढ़ जो श्रीगंगानगर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों स्टार सैंड ड्यून पाए जाते हैं, तारा बालों का स्तूप पाया जाता है राजस्थान के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप नोट करना, अगर आपको सबसे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि बालू का स्तूप मुक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है दोस्तों, है ना, कितना % क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो दोस्तों नोट करना 10.41% क्षेत्र दोस्तों राजस्थान में बालों का स्तूप मुक्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात नोट कर लेना, काफी बड़े एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन भाई पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बालों का स्तूप मुक्त हैं, तो दोस्तों नोट करना, एक तो है पोखरण और एक है दोस्तों फलोदी, ये 2 क्षेत्र दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त है भाई, काफी बड़े एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं दोस्तों वही क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिप्रेजेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखेगा और दोस्तों नोट करते जाएगा, आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा भाई? 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा इसमें दोस्तों कुछ चीजें और बताई गई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें झील क्या है? झील तो दोस्तों एक प्रकार की झील होती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें एक नाम है खड़ीन और एक नाम है दोस्तों टांका, ठीक है। ये दोनों दोस्तों क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परंपरागत जल संरक्षण की विधियां दोस्तों कौन कौन सी है राजस्थान में, है ना। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां दोस्तों, जल संरक्षण की विधियां दोस्तों कौन कौन सी है राजस्थान में, है ना। और उसमें ऑप्शन दोस्तों क्या क्या थे, नोट करना कौन कौन सी है दोस्तों। पहली है नाड़ी, है ना, गलती से दोस्तों यहाँ पर नाली मत कर देना, क्योंकि दोस्तों नाली कहते हैं गग्गर नदी के अपवाद तंत्र को दोस्तों नाली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नाड़ी क्या है? एक प्रकार की परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है, नाड़ी दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन होना है। इसके अलावा देखिए पहला ये हो गया। दूसरा नोट करना बावड़ी, ये भी दोस्तों जल एक प्रकार की परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना खड़ीन, ये खड़ीन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खड़ीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खड़ीन दोस्तों जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जैसलमेर के
जैसलमेर के दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा दोस्तों की जाने वाली, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा दोस्तों की जाने वाली जल संरक्षण की विधि है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, खड़ीन के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो दोस्तों कौन कौन सी, एक तो खड़ीन हो गया, एक दोस्तों कौन क्या हो गई, नाड़ी हो गई, इसके अलावा बावड़ी हो गई, बावड़ी है ना, बावड़ी हो गई, इसके अलावा दोस्तों टांका हो गया, इसके अलावा दोस्तों एक और आता है दोस्तों टोबा। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है ना, तो ये दोस्तों क्या है भाई, परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां हैं दोस्तों। राजस्थान में जितनी भी परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां हैं सबके सब दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए एक आता है जोहड़ भी आता है ना, ये भी दोस्तों क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाड़ी हो गया, बावड़ी हो गया, टांका हो गया, खड़ीन हो गया, टोबा हो गया और जोड़ हो गया, ये सभी दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां हैं दोस्तों, नोट कर लेना भाई, बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गग्गर नदी की घाटी में दोस्तों किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। देखिए गग्गर नदी की बात हो रही है, उत्तरी राजस्थान की बात हो रही है ना, वहां पर बोल रहा है बाढ़ का प्रकोप दोस्तों मुख्यतः गग्गर नदी की घाटी में है ना, मतलब गग्गर बेसिन में दोस्तों किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। सूरतगढ़ में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सूरतगढ़ उत्तरी राजस्थान में आता है। बोरपाल में, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी उत्तरी राजस्थान में आता है, हमारे हनुमानगढ़ में पड़ता है। और मानेकथर में, ये भी दोस्तों हमारे श्रीगंगानगर जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें पड़ता है। ठीक है, लेकिन खंडेला है ना, ये दोस्तों हमारे सीकर जिले में पाया जाता है, जहां पर दोस्तों यूरेनियम निकलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों नहीं आता, तो ABC दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ABC है क्या कहां पर है, तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोलता हूं मैं दोस्तों कि कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। अगर आपको दोस्तों खंडेला के बारे में जानकारी है, बाकी सब दोस्तों अगर ये 3 ऑप्शन दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है इनके बारे में, अगर आप जानते ही नहीं हो, लेकिन खंडेला के बारे में दोस्तों अगर आपको जानकारी है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करके दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते समय। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों B, ABC दोस्तों, और डी दोस्तों खंडेला हमारा सीकर में पड़ता है, तो ये दोस्तों गग्गर नदी से संबंधित नहीं है भाई। ठीक है, गग्गर नदी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, तो इसका उद्गम दोस्तों हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है भाई। हिमालय की दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अगर दोस्तों बात करें राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है, तो दोस्तों एक तहसील है टिब्बी तहसील, जो हनुमानगढ़ में पड़ती है, यहाँ से दोस्तों इसकी राजस्थान में एंट्री होती है। कालीबंगा सभ्यता भी दोस्तों इसी गग्गर नदी के किनारे दोस्तों बसी हुई है, कालीबंगा सभ्यता भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसको उपनाम की बात करें, गग्गर नदी की उपनाम क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। नोट करना, गग्गर नदी का उपनाम की बात करें तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का शोक कहते हैं गग्गर नदी को, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको सोतर नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, इसको दोस्तों नट नदी भी कहते हैं, है ना, और इसको दोस्तों मृत नदी भी कहते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत नदी भी कहते हैं गग्गर नदी को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई। ठीक है, और दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, इसके प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों नाली के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ABC दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया, महमूदाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, कमलाबाद। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे खेराबाद दोस्तों नाम दिया गया था। सिवाना दुर्ग दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तो भाई ये बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है ना, ये बाड़मेर में पड़ता है। अब दोस्तों इसके पीछे की जो हिस्ट्री है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो दोस्तों हम समझते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट दोस्तों हम समझेंगे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का दोस्तों कालानुक्रम क्या है ना, कालानुक्रम क्या है दोस्तों। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ पर दोस्तों आक्रमण किए थे, सबसे पहले दोस्तों आक्रमण किया था 1301 में भाई, 1301 में दोस्तों सबसे पहले आक्रमण किया था। और दोस्तों कहाँ पर किया था, रणथंभौर पर किया था। नोट करते जाएगा अपनी नोटबुक में दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रणथंभौर पर दोस्तों इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय दोस्तों शासक कौन था रणथंभौर का, तो हमीर देव चौहान दोस्तों रणथंभौर का शासक था। कौन था, हमीर देव
चौहान दोस्तों रणथंभौर का उस समय क्या था, शासक था। ठीक है, और दोस्तों नोट करना, हमीरदेव चौहान ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुल दोस्तों 17 युद्ध लड़े थे। कुल कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें दोस्तों 16 युद्धों में दोस्तों हमीरदेव चौहान क्या रहा था भाई, विजयी रहा था, है ना, विजयी रहा था। और इस 17वें युद्ध में दोस्तों, इस 17वें युद्ध में या इस अंतिम युद्ध में दोस्तों नोट करना, इसके दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल दोस्तों इसके दो सेनापति थे, जिन्होंने दोस्तों इससे एक विश्वासघात कर लिया था और जाकर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों मिल गए थे। ठीक है, तो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण दोस्तों इस 17वें युद्ध में दोस्तों लड़ता हुआ वीर गति को दोस्तों प्राप्त हुआ था हमारा हमीरदेव चौहान दोस्तों, नोट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों किसके विश्वासघात के कारण दोस्तों हमीरदेव चौहान ने ये युद्ध हारा था दोस्तों, तो रणमल और रतिपाल के कारण। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रणमल और रतिपाल किसके सेनापति थे, तो दोस्तों हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये बात दोस्तों ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान ने अपनी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्ध में वो क्या रहा था, विजय रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी रानी थी रंग देवी। रानी कौन थी दोस्तों? इसकी रंग देवी ने दोस्तों, नोट करना, रानी रंग देवी ने दोस्तों राजस्थान का पहला जौहर किया था दोस्तों, जिसे जल जौहर के नाम से जाना जाता है। जल जौहर किया था दोस्तों, राजस्थान का पहला जौहर किया था जल जौहर। रणथंभौर के किले में दोस्तों एक दोस्तों छोटा सा तालाब है जिसका नाम है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब दोस्तों, इसमें कूद कर दोस्तों इसने अपनी जान दे दी थी रानी रंग देवी ने। तो दोस्तों ये राजस्थान का पहला जौहर कहलाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में 12.5 क्या हुए थे दोस्तों, साके हुए थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान का पहला जौहर है, पहला साका कहलाता है रणथंभौर के किले में। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर को जीत कर वहाँ का दोस्तों प्रशासक किसे बनाया था, वहाँ का प्रशासक किसे बनाया था दोस्तों, नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वहाँ का प्रशासक दोस्तों उलुग खां को बनाया था। इसके सेनापति था उलुग खां। उलुग खां को दोस्तों वहाँ का प्रशासक दोस्तों नियुक्त किया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1301 के रणथंभौर अभियान के दौरान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का, एक का मतलब हो गया अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों कौन सा सेनापति मारा गया था, तो दोस्तों आपको करना है नुसरुत खां। नुसरुत खां दोस्तों ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जो इस युद्ध में मारा गया था। गलती से उलुग खां मत कर देना, क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया था, तो दोस्तों नुसरुत खां मारा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। वहां का प्रशासक दोस्तों किसे नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का, तो उलुग खां को दोस्तों नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों 1301 की बात। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नोट करना 1303 की बात आती है। 1303 में दोस्तों नोट करना चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ का समय दोस्तों उस समय वहाँ का शासक कौन था चित्तौड़ का, तो रावल रतन सिंह था दोस्तों। रावल रतन सिंह दोस्तों वहाँ का क्या था भाई दोस्तों, राजा था चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, और दोस्तों नोट करना इस 1303 के जो चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के गोरा बादल, है ना, गोरा और बादल दोस्तों, जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे, गोरा बादल दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को दोस्तों प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से। दोस्तों नोट कर लेना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के कौन से सेनापति शहीद हुए लड़ते हुए वीर गति को, तो गोरा बादल नामक दो सेनापति थे, वो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था, खिजराबाद दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रख दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, खिजराबाद रख दिया था। और वहां का प्रशासक दोस्तों अपने पुत्र दोस्तों खिज्र खां को, खिज्र खां के नाम पर ही दोस्तों इसका नाम रखा था खिजराबाद। और खिज्र खां को दोस्तों यहाँ का क्या बना दिया था, प्रशासक बना दिया था दोस्तों, मतलब इसको सौंप दिया था ये दुर्ग दोस्तों जीत कर। ठीक है ना, और दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का क्या था भाई, पहला शाखा था। चित्तौड़ का क्या था भाई, चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ दोस्तों 1303 में, है ना, 1303 में दोस्तों चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। और दोस्तों रानी, कौन सी रानी ने दोस्तों यहाँ पर जौहर किया था, तो रानी पद्मनी ने दोस्तों यहाँ पर जौहर किया था। 1600 स्त्रियों के साथ दोस्तों जौहर किया था। चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ दोस्तों। चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पहला शाखा 1303 को, दूसरा शाखा 1534 को, और तीसरा शाखा दोस्तों 1567-68 को दोस्तों, नोट कर लेना। तीसरा शाखे के समय दोस्तों कौन सा राजा यहाँ पर, अकबर, है ना, अकबर था दोस्तों। तीसरे शाखे के समय अकबर ने आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, उदय सिंह के समय। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों ध्यान रखना। चित्तौड़ का पहला शाखा दोस्तों कब हुआ दोस्तों, राजस्थान का
1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात यहाँ की। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1308 की, 1308 की बात हो गई हमारे दोस्तों खेराबाद वाले, है ना, सिवाना दुर्ग की बात होगी। उस समय दोस्तों सिवाना का शासक कौन था भाई, तो दोस्तों नोट करना, सिवाना का शासक था सातल देव चौहान, दोस्तों नोट करना, सातल देव चौहान दोस्तों, सातल देव चौहान दोस्तों उस समय 1308 में सिवाना दुर्ग का दोस्तों क्या था, शासक था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर, सिवाना दुर्ग को जीतकर दोस्तों, जो बाड़मेर में पड़ता है, खेराबाद दोस्तों इसका नाम रख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किससे सौंप दिया दोस्तों जीतकर, तो नोट करना कमालुद्दीन गुरुक को दोस्तों, कमालुद्दीन गुरुक को दोस्तों ये दुर्ग दोस्तों सौंपा गया था भाई। यहाँ का प्रशासक दोस्तों कमालुद्दीन गुरुक को बनाया गया, सिवाना दुर्ग को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और खेराबाद दोस्तों इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों 1308 के बाद 1311 में दोस्तों, 1311 में दोस्तों इसने आक्रमण किया, कहाँ पर दोस्तों, जालौर पर, जालौर पर दोस्तों आक्रमण किया। और दोस्तों जालौर पर आक्रमण करते समय, उस समय वहाँ का शासक कौन था जालौर का, कानड़ देव चौहान दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना, कानड़ देव चौहान भाई, कानड़ देव चौहान दोस्तों यहाँ का शासक था। और दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जालौर का दोस्तों, जलालाबाद दोस्तों, जलालाबाद दोस्तों इसका नाम चेंज करके रख दिया। गलती से दोस्तों जावालीपुर मत कर देना, आप जावालीपुर मत कर देना दोस्तों, गलती से जावालीपुर मत कर देना। जावालीपुर दोस्तों नोट करना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, है ना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों जालौर का प्राचीन नाम क्या है, जावालीपुर है। गलती से दोस्तों आप ये जावालीपुर मत कर देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज करके क्या रखा था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज करके क्या रखा था, जलालाबाद रखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1311 के जालौर आक्रमण के समय, 1311 के जालौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उलूग खां की बात हो रही है, ये कहाँ का सूबेदार दोस्तों था। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया है भाई कि जालौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलूग खां दोस्तों कहाँ का सूबेदार था। तो दोस्तों ये एक जगह पड़ती है भरतपुर में, बयाना का सूबेदार था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ये बात दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट था अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों चित्तौड़ आक्रमण के समय दोस्तों कालानुक्रम, है ना। सबसे पहले 1301 में दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया, फिर दोस्तों 1303 में कहाँ पर किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, फिर दोस्तों 1308 में 1308 में हमारा सिवाना पर आक्रमण किया, और 1311 में दोस्तों जालौर पर आक्रमण किया। ये इसका कालानुक्रम था। कभी एग्जाम में पूछे तो दोस्तों नोट कर लेना, आप दोस्तों एकदम फटाक से कर दोगे भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है आपको दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में ना, जो कोचिंग संस्थान है बड़ी बड़ी, वो भी दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं करा देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों यहाँ पर आपका भाई आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों मेहनत करता है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि Q50 जीके के प्रत्येक विद्यार्थी को दोस्तों नोट करना, Q50 जीके के प्रत्येक विद्यार्थी के भरोसे को दोस्तों आपके सिलेक्शन में चेंज करना है दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, ध्यान रखना। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, यही एक मोटो है कि दोस्तों आपके जो दोस्तों आपका जो मेरे प्रति दोस्तों जो विश्वास है, उस विश्वास को दोस्तों आपके सिलेक्शन में चेंज कर सकूँ दोस्तों, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइबर दोस्तों चैनल को कर देते हो तो दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक कर देते हो तो दोस्तों और मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है यार, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है ना, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मेवाड़ के उस महाराणा का नामों उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को दोस्तों शरण दी थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ का तीसरा साका भाई कब हुआ था दोस्तों, नोट करना, चित्तौड़ का तीसरा साका बताया था ना मैंने अभी आपको 1567-68 में दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम जो है ना, चित्तौड़ का तीसरा साका था दोस्तों, है ना। और ये दोस्तों उस समय शासक कौन था भाई, अकबर था दोस्तों चित्तौड़ का शासक दोस्तों उस समय, है ना, अकबर दोस्तों शासक था। और चित्तौड़ का शासक कौन था दोस्तों, रावल उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह था तोरी, है ना। मतलब सम्राट तो कौन सा उस समय भारत का, तो अकबर, और दोस्तों उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह, ठीक है। अब इसके ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नोट करना, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख करना है हमें जिसने मारवाड़ के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। ये चित्तौड़ का शासक साका हुआ था ना, ये चित्तौड़ का साका हुआ था 1567-68 में। इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण दोस्तों यही था कि इसने उस समय चित्तौड़ का शासक था महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दे दी थी। और ये बाज बहादुर दोस्तों अकबर का क्या था दोस्तों,
अकबर का आदमी था और अकबर से दोस्तों इसने धोखा किया था दोस्तों, और भाग कर दोस्तों महाराणा उदय सिंह के पास आ गया था। और उदय सिंह ने दोस्तों अकबर को देने से दोस्तों इसको मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों शरणार्थी था उदय सिंह के समय। तो दोस्तों इस यही एक मुख्य कारण था जिसने दोस्तों बाज बहादुर शासक को शरण दी थी रावल उदय सिंह ने। इसी के कारण दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए चित्तौड़ की तीसरी शाखा की बात करें तो दोस्तों 1567-68 में होता है ना, ये बात दोस्तों आप सबको मालूम है। इसके अलावा देखिए ये उदय सिंह का सेनापति दोस्तों, इसमें उदय सिंह के दो सेनापति थे, कौन कौन से, जयमल और फत्ता। नोट करना, जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता दोस्तों ये दो सेनापति थे जिसने दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे अकबर से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी चित्तौड़ के तीसरे शाखा में दोस्तों अकबर ने लोक देवता कल्लाजी को, कल्लाजी राठौड़ थे ना, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि दी थी अकबर ने दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा देखें दोस्तों अगर हम बात करें, है ना, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि जयमल और फत्ता की दो मूर्तियां दोस्तों कहां पर विराजमान है, तो दोस्तों नोट करना, जयमल और फत्ता की दो मूर्तियां हैं वो दोस्तों हमारे जूनागढ़ के जो किला है ना, किला है बीकानेर में, उसके दोस्तों प्रवेश द्वार पर दोस्तों जयमल फत्ता की मूर्तियां दोस्तों विराजमान है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप इसका कंसेप्ट लगभग दोस्तों समझ ही गए होंगे। कैसे दोस्तों कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, उसका मुख्य कारण दोस्तों यही था कि चित्तौड़ के महाराणा दोस्तों उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को दोस्तों शरण दी थी, यही एक मुख्य कारण था चित्तौड़ का तीसरे शाखे का दोस्तों, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा कर तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें महाराणा कुंभा की दोस्तों, राणा कुंभा की बात करें तो दोस्तों राणा कुंभा भी दोस्तों एक प्रसिद्ध दोस्तों शासक था चित्तौड़ का, जिसने दोस्तों अपनी जिंदगी में काफी सारे युद्ध लड़े थे, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को दोस्तों भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। जोधपुर का कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों गज उद्धार की रचना की थी? रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह या महाराजा कुमार शेर सिंह, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने दोस्तों गज उद्धार नामक ग्रंथ की रचना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वही अजीत सिंह है दोस्तों, है ना, ये वही अजीत सिंह है जिसको दोस्तों किसने बचाया था, है ना, मारवाड़ की कौन सी, मारवाड़ की पन्नादाई किसको कहते हैं भाई, जिसने महाराजा अजीत सिंह को बताया था भाई, मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाई, बताइए? गोरादाई को कहते हैं ना, गोरादाई दोस्तों। मारवाड़ की पन्नादाई कौन है? गोरादाई, जिसने दोस्तों अजीत सिंह को बताया था, वही अजीत सिंह है दोस्तों, नोट करना। इसने दोस्तों 3 रचनाएं की हैं, एक तो दोस्तों गज उद्धार, एक है दोस्तों निर्वाण दुहा, निर्वाण दुहा दोस्तों, एक है दोस्तों दुर्गा पाठ है, दुर्गा पाठ दोस्तों। ये रचनाएं दोस्तों किसकी हैं भाई? मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह की रचनाएं दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि दोस्तों नोट करना, आनंद विलास है, आनंद विलास, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्तों, काफी बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों बासा भूषण, है ना, ये दोनों रचनाएं दोस्तों मारवाड़ के किस शासक की रचनाएं? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रचनाएं दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम की रचनाएं दोस्तों। बासा भूषण और आनंद विलास दोस्तों, ये दोनों रचनाएं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रचनाएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको दोस्तों भूलना मत, ये दोनों रचनाएं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़े एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें रावचंद्र सेन की, है ना, रावचंद्र सेन को दोस्तों क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रावचंद्र सेन को, इसको दोस्तों बूला बिसरा राजा भी कहते हैं। रावचंद्र सेन की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप, और दोस्तों बूला बिसरा राजा कहते हैं रावचंद्र सेन को, बूला बिसरा बिसरा राजा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों देखिए इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद मोहम्मद शाही, और एक रचना और है जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका, कारिका, ये दोनों रचनाएं दोस्तों किस शासक की रचना है? तो दोस्तों नोट करना, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की रचना है ना, सवाई जयसिंह द्वितीय की रचना है दोस्तों, नोट करना। और दोस्तों ये
किस शाखा से दोस्तों संबंधित है? ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ज्योतिष विज्ञान से दोस्तों दोनों किताबें, दोनों रचनाएं दोस्तों संबंधित है ज्योतिष विज्ञान से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीद मोहम्मद शाही और जयशंकारी का ये क्वेश्चन दोस्तों रीट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण की बात हो रही है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। गंगानगर जिले की बात हो रही है। BSHW, BWHW, AW या CWG। देखिए दोस्तों, गंगानगर जिले में हमारी BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप नोट करते जाएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दोस्तों, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 मिनट में दोस्तों आपका क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, तो वनस्पति है। वनस्पति दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, BWHW में राजस्थान के 5 जिले ही आते हैं दोस्तों। कौन कौन से 5 जिले दोस्तों, नोट करना है ना। कैसे याद करोगे, तो दोस्तों आपको याद करना है हाई JCB, हाई JCB दोस्तों याद करना है। 5 जिले आते हैं दोस्तों BWHW में। एच का मतलब दोस्तों हनुमानगढ़, जी का मतलब गंगानगर, जे का मतलब जैसलमेर, सी का मतलब क्या होगा चूरू, और बी का मतलब बीकानेर। ये दोस्तों 5 जिले आते हैं दोस्तों जो BWHW प्रकार की जलवायु इनमें पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। अब दोस्तों बात करें हम किसकी, AW प्रकार के जलवायु वर्गीकरण की, है ना। सॉरी, AW प्रकार के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो AW प्रकार के जलवायु वर्गीकरण है वो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। सॉरी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दोस्तों AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसमें दोस्तों राजस्थान के कितने जिले आते हैं AW प्रकार की जलवायु में? राजस्थान के 8 जिले आते हैं दोस्तों। 8 जिले आते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, नोट करना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद। ये दोस्तों राजस्थान के 8 जिले आते हैं AW प्रकार की जलवायु में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें CWG प्रकार की जलवायु की या दोस्तों BSHW प्रकार की जलवायु की, तो दोस्तों अगर हम बात करें BSHW प्रकार की जलवायु की बात करें तो इसमें दोस्तों राजस्थान के कितने जिले आते हैं? इसमें भी 7 जिले आते हैं BSHW प्रकार की जलवायु में, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, नोट करना। जोधपुर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर और दोस्तों जालौर। ये 7 जिले दोस्तों BSHW प्रकार की जलवायु में आते हैं। बाकी जितने भी जिले बच गए ना, वो सब के सब दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु में आते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए ना आप बात। CWG प्रकार की जलवायु में जो मैंने आपको जिले बताए, बाकी जितने भी जिले बच गए वो दोस्तों सबकी सब किस में आते हैं? CWG प्रकार की जलवायु में आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप कोपेन का वर्गीकरण याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है? बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोमुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ से जयसमंद के मध्य, कुंभलगढ़ से जयसमंद के बीच, या दोस्तों जयसमंद से भैंसरोडगढ़ के बीच। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बोराट का पठार नाम आता है दोस्तों, आप KG याद रखना, किलोग्राम। KG याद रखना, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, के का मतलब कुंभलगढ़, जी का मतलब गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है उसको दोस्तों बोराट का पठार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि ऊपर माल का पठार क्या है ना, ऊपर माल का पठार पूछ ले कि दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों नोट करना। ऊपर माल का पठार कहते हैं भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक के पठारी भूभाग को। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, जो दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है ना, बिजोलिया तक के पठारी भूभाग को दोस्तों ऊपर माल का पठार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। भैंसरोडगढ़ दोस्तों राजस्थान का एक प्रकार का जल दुर्ग भी है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से दोस्तों लेकर और बिजोलिया भीलवाड़ा तक के पठारी भूभाग को ऊपर माल का पठार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें उड़िया के पठार की, उड़िया के पठार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार दोस्तों, जो कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों मेसा के पठार की, मेसा का पठार दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 620 मीटर स्थित है दोस्तों, 620 मीटर ऊंचाई है चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई दोस्तों एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जिस पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो ये थे दोस्तों मुख्य पठार राजस्थान के। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक पठार और रह गया, लसाड़िया का पठार है, बताना भूल गया। लसाड़िया का पठार दोस्तों अगर आपको पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वैसे तो उदयपुर में स्थित है ना, लेकिन क्वेश्चन घुमा के दोस्तों एग्जामिनर आजकल पूछने लगा है कि लसाड़िया का पठार स्थित है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या देगा एग्जाम में? जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर, जयसमंद झील के दक्षिणी किनारे पर, जयसमंद झील के उत्तरी किनारे पर। तो दोस्तों नोट करना, लसाड़े का पठार जयसमंद झील है उदयपुर में, जयसमंद झील है दोस्तों उदयपुर में। उसके पूर्वी किनारे पर दोस्तों,
पूर्वी किनारे पर दोस्तों लसाड़े का पठार स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में दोस्तों चर्चा की जा रही है, ठीक है भाई। अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम दोस्तों हमको देखना है, ठीक है। तारागढ़, सायरा, नागपाट, डोरा, पर्वत, ठीक है, या सायरा, तारागढ़, नागपाट, डोरा, पर्वत। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए सायरा, तारागढ़, डोरा, नागपाट। उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सायरा, तारागढ़ और दोस्तों डोरा, नागपाट। सॉरी 3 नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर नहीं होगा भाई, ठीक है। कैसे दोस्तों, देखिए सायरा की जो ऊंचाई है, देखिए अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवरोही का मतलब हो गया उल्टा। उल्टा के मतलब दोस्तों देखिए बड़े से छोटे की ओर, है ना। मतलब दोस्तों 4 3 2 1 ये हो गया अवरोही का मतलब, है ना। आपको अवरोही क्रम पूछे तो दोस्तों बड़े से छोटे की ओर देखना, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्रम दोस्तों हमको देखना होता है। तो अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। सायरा की ऊंचाई है वो दोस्तों 900 मीटर है दोस्तों, नोट करना। सायरा की कितनी ऊंचाई है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सायरा की बात करें हम दोस्तों, नोट करना सायरा। सायरा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर, 900 मीटर। इसके अलावा बात करें तारागढ़ की जो मध्यवर्ती अरावली की दोस्तों मुख्य चोटी है, उसकी ऊंचाई है 873 मीटर, ठीक है। अगर बात करें डोरा पर्वत की, सुंडा, डोरा, इसरोजा बाकर, रोजा बाकर, ये सब के सब दोस्तों कौन से जिले में पड़ते हैं, तारागढ़ में पड़ते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर डोरा पर्वत की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नागपाड़ की, मैंने बताया था ना नागपाड़ की दोस्तों कितनी ऊंचाई बताया था, एग्जाम में पूछी जाती है, बोला था ना 795 मीटर दोस्तों नागपाड़ की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये हो गया इनका क्रम भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक तगड़ी बात बताता हूँ दोस्तों, नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि दोस्तों अरावली की दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये अरावली, इसको 3 भागों में दोस्तों विभाजित किया गया। उत्तरी अरावली ये तो हो गई भाई उत्तरी अरावली, ये हो गई मध्य अरावली, है ना, और ये हो गई दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली देखिए, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपको कहना है तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, ठीक है, 873 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो आपको करना है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर दोस्तों, है ना। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो एक ही बात है 1722 मीटर दोस्तों, गुरु शिखर दोस्तों, ठीक है ना। ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पर्वत चोटियों के दोस्तों नाम नोट करवा रहा हूँ दोस्तों। जिंदगी में दोस्तों अरावली पर्वतमाला की चाहे कोई सी भी चोटी पूछ ले, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप नोट करना, नोट करते जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख के नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है ना। गुरु शिखर की दोस्तों ऊंचाई नोट करना, सबसे पहली चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर दोस्तों, 1 मिनट, 1722 मीटर दोस्तों गुरु शिखर दोस्तों, नोट करना। उसके बाद शेर पर्वत चोटी, शेर की दोस्तों नोट करना 1597, है ना, 1597 मीटर दोस्तों। फिर नोट करना दोस्तों नोट करना, फिर दिलवाड़ा चोटी दोस्तों नोट करना, इसकी है 1442 मीटर, 1442 मीटर। फिर दोस्तों दरगाह नोट करना 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, है ना। कुंभलगढ़ के बाद दोस्तों रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, है ना। ऋषिकेश दोस्तों, ऋषिकेश नोट करना 1017 मीटर, कमरनाथ नोट करना 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 938, खो दोस्तों 930, सायरा दोस्तों 900, या दोस्तों तारागढ़ 873, उसके बाद दोस्तों डोरा पर्वत 869, उसके बाद गोगुंदा 840, उसके बाद नागपाड़ 795, उसके बाद दोस्तों बिलाड़ी, है ना, बिलाड़ी, बिलाड़ी ये दोस्तों लास्ट है, ये नोट करना 755 मीटर। ये दोस्तों अरावली की मुख्य पर्वत चोटियां दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, जिंदगी में इससे बार दोस्तों पर्वत चोटी नहीं पूछी जाएगी, ये मेरा दोस्तों गारंटी आपसे, नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है देखिए, पदराड़ा, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, कुमारपाल सोलंकी से, मारावाल अजब सिंह से, महाराणा कुंभा से, दोस्तों महाराणा जगत सिंह से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट देगा, महाराणा कुंभा से संबंधित है पदराड़ा अभिलेख। महाराणा कुंभा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम, महाराणा कुंभा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो यही है दोस्तों पदराड़ा अभिलेख। कब का है दोस्तों, 1438 का। महाराणा कुंभा का यह है, राजस्थान का नहीं है। महाराणा कुंभा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है 1438 का पदराड़ा अभिलेख, ठीक है। तो महाराणा कुंभा से संबंधित है। अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख की बात करें, कुंभलगढ़
है ना, कुंभलगढ़ शिलालेख या प्रशस्ति की बात करें, है ना, प्रशस्ति की बात करें कुंभलगढ़ की, तो दोस्तों 1460 ईस्वी की है। और दोस्तों इसमें नोट करना, अत्रि पुत्र महेश दोस्तों इसके क्या है भाई, रचनाकार है, प्रशस्तिकार है। और दोस्तों कुंभलगढ़ शिलालेख में दोस्तों नोट करना, मेवाड़ के महाराणाओं का केवल वर्णन किया गया है कुंभलगढ़ शिलालेख में, ना कि महाराणा कुंभा का स्पेशल वर्णन हुआ है। अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों 1448 ईस्वी की है। और दोस्तों इसके रचनाकार है महेश बटे, है ना, अत्रि का पुत्र है महेश बटे, वो दोस्तों इसका रचनाकार है। और इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दोस्तों राणा कुंभाओं की उपाधियों का वर्णन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छाप गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, सबके सब दोस्तों इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। तो पदराड़ा अभिलेख दोस्तों 1438 ईस्वी का दोस्तों है और हमारे कुंभा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया, रामसनेई, निष्कलंकी, रामानुज या दोस्तों निरंजनी संप्रदाय। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताओगे। रामसनेई संप्रदाय है वो दोस्तों संत रामचरण द्वारा दोस्तों, संत रामचरण दास जी द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया। इसकी राजस्थान में 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी दोस्तों, रामसनेई संप्रदाय की। और दोस्तों सापरा भीलवाड़ा में इसकी मुख्य शाखा है। ठीक है, सापरा भीलवाड़ा में, जहाँ का दोस्तों फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैं एग्जाम में दोस्तों आपको ये बता चुका हूँ, है ना। पहली शाखा सापरा भीलवाड़ा में, जहाँ पर दोस्तों इसकी मुख्य पीठ स्थित है रामसनेई संप्रदाय की। दूसरी नोट करना, सिंगथल बीकानेर में हरिराम दास जी इसके मुख्य प्रवर्तक है, सिंगथल बीकानेर के वाले की। तीसरी शाखा नोट करना, रेण दोस्तों नागौर में पड़ती है ना, और उसके मुख्य प्रवर्तक है संत दरियाव जी। और चौथी दोस्तों खेड़ापा जोधपुर में पड़ती है, जिसका दोस्तों मुख्य प्रवर्तक है संत रामदास जी। ये तो क्या रामसनेई संप्रदाय कंप्लीट है। इसके अलावा दोस्तों रामानुज की बात करें तो दोस्तों रामानुजाचार्य दोस्तों इसके मुख्य प्रवर्तक है, इसकी मुख्य पीठ जयपुर में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों नोट करना, निरंजनी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, संत हरिदास जी दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है। और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों गाडा डीडवाड़ा में स्थित है, जो नागौर में पड़ती है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय की। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया उत्तर नंबर दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्कलंकी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है दोस्तों संत मावजी दोस्तों, जहाँ की मुख्य पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सावला गांव डूंगरपुर में, सावला गांव डूंगरपुर में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों संत मावजी के बारे में। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर आपको पूछे कि इसके उपदेश क्या कहलाता है दोस्तों, संत मावजी के उपदेश, तो दोस्तों चोपड़ा कहलाते हैं। चोपड़ा दोस्तों संत मावजी से संबंधित है, इसके उपदेश कहलाते हैं भाई संत मावजी के। ठीक है, ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य पीठ सावला ग्राम डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना गजब का प्रश्न है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयनायक द्वारा दोस्तों, जयनायक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में, मतलब जयनायक का कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय, किसकी रचना है, जयनायक की। जयनायक दोस्तों एक कश्मीर का कवि था, नोट कर लेना। ठीक है, तो राजस्थान के किस चौहान शासक को जयनायक द्वारा अपने पृथ्वीराज ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है। किस चौहान शासक को दोस्तों दिया जाता है, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अरुणराज या पृथ्वीराज तृतीय। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों जयनायक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में दोस्तों पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों देखिए बात करें पृथ्वीराज तृतीय की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट करना। इसकी माता का नाम दोस्तों पूछे तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो कर्पूरी देवी करना है ना। इसके पिता का नाम दोस्तों सोमेश्वर चौहान है, सोमेश्वर चौहान दोस्तों। काफी जगह दोस्तों आपको कमलावती भी देखने को मिलेगा, कमलावती, जैसा ऑप्शन में है वैसा कर देना भाई। ठीक है, सोमेश्वर चौहान दोस्तों इसके पिता का नाम है। और दोस्तों इसी सोमेश्वर चौहान के समय दोस्तों नोट करना, बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था भाई, बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया गया दोस्तों 1170 ईस्वी का है बिजोलिया शिलालेख, दोस्तों नोट कर लेना। ठीक है, तो सोमेश्वर चौहान इसके क्या है, पिता है। और अब दोस्तों बात करें पृथ्वीराज तृतीय की, तो दोस्तों इसके स्वयं के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको नोट करना, इसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों दल पुंगल के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसका मतलब क्या होता है, विश्व विजेता होता है दल पुंगल का मतलब। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, एक रचना है दोस्तों चंद्रवरदाई की दोस्तों एक रचना है, कौन सी, पृथ्वीराज रासो रचना है ना।
उसमें दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार दोस्तों नोट करना कि चंद्रोदय की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कुल छोटी मोटी कितनी लड़ाइयां या युद्ध दोस्तों लड़े गए। तो दोस्तों नोट कर लेना 21 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 21 युद्ध दोस्तों लड़े गए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कुल छोटी मोटी 21 लड़ाइयां दोस्तों लड़ी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये नोट कर लेना पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें है ना पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, तो दोस्तों इसने मुख्यतः 2 युद्ध लड़े थे मोहम्मद गोरी के साथ। एक तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध और एक दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोस्तों 1191 में लड़ा गया, ये दोस्तों 1192 में लड़ा गया, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अफीम पर शाही आयोग का गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया। 1858 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1895 या दोस्तों 1902। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे लेब असिस्टेंट में भी दोस्तों पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना भाई, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। अफीम पर शाही आयोग का गठन दोस्तों 1893 ईस्वी को किया गया था, तो किया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का नोट कर लेना, लेबर स्टेट में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए जनगणना से संबंधित है, क्या बोला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व रखने वाले जिले का पहचान कीजिए। मतलब 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम जनघनत्व रखने वाले जिलों का दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों, पहचान करनी है। तो वो कौन सा जिला है दोस्तों, पाली, चूरू, बीकानेर या जालोर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो जिला दोस्तों कौन सा है, बीकानेर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नोट करना कि न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले 5 जिले दोस्तों कौन कौन से हैं ना। न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों नोट करना, जैसलमेर पहले नंबर पर आता है भाई। जैसलमेर का सबसे कम जनघनत्व है दोस्तों 17 ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा बीकानेर का दोस्तों कितना है, 78, 2 नंबर पे आता है बीकानेर, ठीक है ना। 3 नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, बाड़मेर। बाड़मेर का भी दोस्तों 100 से कम जनघनत्व है, कितना है 92, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चूरू आ जाएगा 4 नंबर पे, चूरू का कितना है भाई 147। तो ये है दोस्तों 4 जिले जो न्यूनतम जनघनत्व रखते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आएगा जयपुर का कितना है दोस्तों 595 है ना, 595, एक मिनट 595। उसके बाद आएगा भरतपुर, इसका कितना है दोस्तों, तो नोट करना 503 भरतपुर का है, सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिले हैं। 3 नंबर पे आएगा दौसा, दौसा कितना है 476 है ना। और दोस्तों 4 नंबर पे आएगा अलवर का जनघनत्व कितना है 438, ठीक है। ये तो हो गए दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले 4 जिले। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, घुमा के क्वेश्चन दोस्तों देख रहे, नोट करना, राजस्थान के कौन से जिले 500 से अधिक जनघनत्व रखते हैं, तो दोस्तों वो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं, कौन कौन से, जयपुर और भरतपुर, जो 500 से अधिक जनघनत्व रखते हैं दोस्तों। इसका जयपुर का कितना है 595 और भरतपुर का 503 है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि राजस्थान के कुल जनघनत्व कितना है दोस्तों, तो नोट करना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों राजस्थान का क्या है जनघनत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर बात हो रही है पाली की, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात, दोस्तों नोट करना, ग्रामीण लिंगानुपात के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से दोस्तों अधिक है, 1000 से क्या है भाई अधिक है ग्रामीण लिंगानुपात। दोस्तों वो कौन सा जिला है, राजस्थान का पाली जिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है, पाली जिला है दोस्तों, जिसमें 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, ठीक है। जालोर की बात करें तो दोस्तों जालोर में सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाई जाती है ना, न्यूनतम दोस्तों महिला साक्षरता दर पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है जालोर में भाई, इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान की पूरी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, और दोस्तों प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बताया था कि राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक विभाग होते हैं, उनमें दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 बेसिन मैंने आपको बताया था। कौन कौन से बताया था, चंबल बेसिन बताया था, बिल्कुल सही है, चंबल बेसिन है दोस्तों। बनास बेसिन बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। माही बेसिन भी बताया, जिसको 56 का बेसिन भी कहते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, है ना, ये भी है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमाई बेसिन दोस्तों नोट करना, जमाई बेसिन
कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जवाई बेसिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, थार के मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं इसे, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका हिस्सा है जवाई बेसिन दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर चंबल बेसिन की, चंबल बेसिन की बात वैसे हम पहले दोस्तों कर चुका हूं, लेकिन फिर से दोबारा बता रहा हूं। चंबल बेसिन दोस्तों राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और दोस्तों इसके अलावा धौलपुर, करौली जिलों में पाया जाता है ना। धौलपुर और करौली जिले में दोस्तों चंबल बेसिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करना। करौली बेसिन में है ना। और ये दोस्तों उत्खात इस्लाकृति के लिए प्रसिद्ध है, बेडलैंड के लिए मैंने बताया था, अवनाली का अवर्धन के लिए प्रसिद्ध है और बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है चंबल बेसिन। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूं। बनास बेसिन की बात करें तो दोस्तों बनास बेसिन मुख्यतः दोस्तों नोट करना, ये मुख्यतः दोस्तों भीलवाड़ा जिला, मुख्यतः भीलवाड़ा और टोंक में पाया जाता है दोस्तों बनास बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का हिस्सा है, मालपुरा करौली का मैदान है ना, किस बेसिन का हिस्सा है दोस्तों, तो मालपुरा करौली का मैदान है वो दोस्तों बनास बेसिन में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे समतल बेसिन है दोस्तों बनास बेसिन, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। माही बेसिन के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि माही बेसिन है, मध्य माही बेसिन, इसे छप्पन का बेसिन भी कहते हैं। यह दोस्तों मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी मुख्य नदी कौन सी है माही बेसिन की, तो दोस्तों ये माही नदी है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, इसमें वागड़ क्षेत्र आता है, वागड़ क्षेत्र, वागड़ का मतलब जानते हो ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये तो हो गया वागड़ क्षेत्र। अगर आपको पूछ ले वांगर क्षेत्र है ना, बांगर पूछ ले तो दोस्तों बांगर में हमारा शेखावाटी क्षेत्र आता है, इस बात का ध्यान रखना। बांगर में और वागड़ में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बांगर पूछे तो शेखावाटी करना है, वागड़ पूछे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाई बेसिन, ठीक है। जवाई बेसिन में दोस्तों देखिए पाली जिले में स्थित है जवाई बेसिन, जवाई बेसिन मुख्यतः पाली में पाया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का मुख्य दोस्तों क्या है, मुख्य क्या है बाग है जवाई बेसिन, ठीक है। पाली जिले में दोस्तों एक जवाई बांध भी स्थित है, जवाई बांध भी स्थित है, जिसे दोस्तों मारवाड़ का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर भी कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी दोस्तों जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। जवाई नदी दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की बात हो रही है दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग में, मतलब बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों कौन कौन से भाई, ठीक है, हमें यह देखना है। तो दोस्तों नोट करना कौन सा जिला है इसमें से, गंगानगर, करौली, सीकर, झुंझुनू। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झुंझुनू में दोस्तों सबसे कम बाल लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। कितना दोस्तों 837 दोस्तों, 837 बाल लिंगानुपात है झुंझुनू में सबसे कम, ठीक है। झुंझुनू के बाद दोस्तों नंबर आता है हमारा सीकर का, सीकर में दोस्तों है ना, सीकर आ गया 2 नंबर पे। सीकर के बाद करौली का नंबर आता है ना, करौली के बाद दोस्तों गंगानगर का नंबर आता है। उल्टा कर दिया दोस्तों, ध्यान रखना, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे दोस्तों, ये हो गया इनका न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं दोस्तों, ध्यान रखना, झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में, तब दोस्तों नोट करना 1 नंबर पे आता है बांसवाड़ा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों 934 राजस्थान का क्या है लिंगानुपात है बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर बांसवाड़ा के बाद नंबर आता है प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ का। फिर उदयपुर का नंबर आता है, उदयपुर का। फिर दोस्तों भीलवाड़ा का नंबर आता है, भीलवाड़ा। ये दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन से लिंगानुपात की बात कर रहा हूं मैं, बाल लिंगानुपात की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है। ये भूल मत जाना आप दोस्तों, ठीक है ना, 0 से 6 आयु वर्ग में। अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग में दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का कुल बाल लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों डबल है ना, सॉरी 888 दोस्तों, मतलब 888 दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का कुल बाल लिंगानुपात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 0 से 6 आयु वर्ग में दोस्तों है ना कुल ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों 892 है ना। और दोस्तों शहरी लिंगानुपात पूछे तो दोस्तों 874 है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का कुल शहरी लिंगानुपात 874, 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का कुल ग्रामीण
ग्रामीण लिंगानुपात 809 मतलब 892, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में कुल बाल लिंगानुपात तो 888, इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन होना है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने ये शब्द दोस्तों कहे थे। तो दोस्तों ये किसने कहे थे भाई, सबको मालूम है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, धौलपुर के महाराजा उदयमान सिंह ने, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने दोस्तों ये कथन कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भाई किसी का शासन दोस्तों जा रहा है, किसी का राजपाट दोस्तों अपने हाथों से फिसल रहा है, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि अपने डेट वारंट पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें धौलपुर के महाराजा उदयमान सिंह की, तो दोस्तों धौलपुर के महाराजा उदयमान सिंह राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ है ना, नोट करना, मत्स्य संघ क्या बनाए गए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और मत्स्य संघ की दोस्तों अगर आपको डिटेल देखनी है तो आज से 10 दिन पहले दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देखिए, राजस्थान एकीकरण मत्स्य संघ के बारे में दोस्तों मैं एक पोस्ट अपलोड कर रखा हूँ राजस्थान एकीकरण से संबंधित, ठीक है ना। हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देखना, 10 दिन पहले की पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं समझा रखा हूँ राजस्थान एकीकरण को दोस्तों। और एकीकरण की कुछ समितियों के बारे में दोस्तों मैंने कल ही आपको एक पोस्ट अपलोड की थी, वो भी दोस्तों आप देख लेना। आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी, एक बार जरूर दोस्तों जाकर देखना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लेवल से दोस्तों मैं समझा रखा हूँ वहाँ पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। देखिए साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में पाई जाती है, क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, बात हो रही है ये हमारी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर में दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे दोस्तों देखिए राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले तो दोस्तों 1 नंबर पे आता है कोटा का नाम आता है, कोटा, ठीक है, जिसकी कितनी साक्षरता दर है 76.6% है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कोटा के बाद आता है जयपुर है ना, जयपुर। उसके बाद दोस्तों झुंझुनू 3 नंबर पे झुंझुनू आ जाता है। और 4 नंबर पे दोस्तों हमारा सीकर आ जाता है। और 5 नंबर पे आता है दोस्तों अलवर। ये 5 नंबर पे दोस्तों अलवर आता है। तो दोस्तों आपको क्रम से 5 जिले दोस्तों याद करना है, ठीक है ना। सबसे पहले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और दोस्तों अलवर, ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अगर आपको न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछ ले तो दोस्तों 1 नंबर पे आता है जालोर है ना, जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी इसी में पाई जाती है। फिर 2 नंबर पे आता है दोस्तों सिरोही, ठीक है भाई, सिरोही। और दोस्तों 3 नंबर पे आता है प्रतापगढ़। और 4 नंबर पे आता है बांसवाड़ा। और 5 नंबर पे दोस्तों बाड़मेर आता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों नोट करना 66.1% राज्य की कुल साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर पूछे तो दोस्तों 52.1% महिला साक्षरता दर है। और दोस्तों आपको पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 79.2% पुरुष साक्षरता दर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बातें दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों हमें सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट देखिए मोती झील, जिसे दोस्तों भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को, तो इसमें 1 में 4 आ जाएगा भरतपुर, ठीक है। बुझ झील कहाँ पे पाई जाती है, तो बुझ झील दोस्तों नोट करना, बुझ झील जैसलमेर में पाई जाती है भाई। काकनी नदी दोस्तों बुझ झील में जाकर गिरती है, काकनी नदी, ठीक है ना। अगर हम बात करें आनंद सागर झील की, तो आनंद सागर झील भाई कहाँ है भाई, ये बांसवाड़ा में पड़ती है आनंद सागर झील, ये हो गई बांसवाड़ा में। और दोस्तों जो तलवाड़ा झील है ये कहाँ पे पड़ती है, ये हमारे हनुमानगढ़ में पड़ती है। यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात क्या है वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो है तलवाड़ा झील, ठीक है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे ये कहाँ पे पड़ती है, ये हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछे कि दोस्तों तिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा बाड़मेर में, जहाँ पर दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थित है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोस्तों आपको पूछे कि तलवाड़ा स्थान कहाँ पर है ना, तलवाड़ा स्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको करना है बांसवाड़ा में। स्थान विशेष की बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा में, जहाँ पर दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर स्थित है, त्रिपुरी
सुंदरी माता का मंदिर स्थित है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वसुंधरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा देवी की आराध्य देवी भी है दोस्तों, त्रिपुरी सुंदरी माता का शक्तिपीठ तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान पर स्थित है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झील पूछे तो हनुमानगढ़ में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए रंगमहल सभ्यता की बात हो रही है। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। देखिए रंगमहल के जो लोग थे मुख्यतः दोस्तों चावल की खेती की जाती थी। रंगमहल दोस्तों चावल के लिए प्रसिद्ध है। और रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है तो दोस्तों नोट करना, हनुमानगढ़ में है दोस्तों। हनुमानगढ़ में दोस्तों गंगा नदी के किनारे रंगमहल सभ्यता है। और इसी गंगा नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता भी दोस्तों नोट करना। रंगमहल सभ्यता एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों एक प्रकार की रंगमहल सभ्यता। और दोस्तों इसके अलावा ये 3 बार उजड़ी और 3 बार दोस्तों बसी, ये वही सभ्यता है दोस्तों। 3 बार उजड़ी और 3 बार दोस्तों बसी है सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 बार उजड़ी है ना, 3 बार उजड़ी और 3 बार ही दोस्तों बसी, ये वही सभ्यता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके उत्खनन करता पूछे तो डॉक्टर हन्ना रीड दोस्तों इसके आए भाई, इसके उत्खनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ से दोस्तों किस प्रकार के मृत बांड प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार के दोस्तों मृत बांड प्राप्त हैं तो दोस्तों नोट करना, लाल गुलाबी मृत बांड प्राप्त हैं रंगमहल सभ्यता से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। देखिए राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? अलवर, जालोर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सागवान के वन की बात हो रही है तो सागवान के वन तो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और दक्षिणी राजस्थान में कौन सा जिला आता है भाई बताइए? दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, तो उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं, तब क्या करोगे? तब दोस्तों आपको कहना है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमारा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है भाई, प्रतापगढ़ में पड़ता है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये बात दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले सालर वन के बारे में, सालर वन दोस्तों राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो दोस्तों नोट करना, सालर वन अलवर में पाए जाते हैं। अलवर में दोस्तों सालर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा उदयपुर में भी सालर वन पाए जाते हैं। उदयपुर में सालर वन पाए जाते हैं। राजसमंद में भी सालर वन पाए जाते हैं। राजसमंद में भी दोस्तों सालर वन पाए जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ में भी दोस्तों सालर वन पाए जाते हैं, ठीक है। सालर वन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपको पूछ ले कि उपोषण है दोस्तों, नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उपोषण कटिबंध सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में एक ही जगह पर पाए जाते हैं सदाबहार वन दोस्तों। ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं भाई। माउंट आबू सिरोही में दोस्तों उपोषण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट करना है यहाँ पर उष्ण भी देगा आपको ऑप्शन में, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, तो उष्ण नहीं पाए जाते राजस्थान में, उष्ण नाम की जगह ही नहीं है दोस्तों। नोट करना उपोषण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले, मैं आपको बता रहा हूँ 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान में अगर आपको पूछ ले कि रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं भाई, रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं तो दोस्तों नोट करना 37.5% राजस्थान में रिजर्व फॉरेस्ट है। इसके अलावा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पूछ ले है ना, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कितने हैं राजस्थान में तो दोस्तों 56.43% है। 56.43% राजस्थान में प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है। और अनक्लासिफाइड वन कितने हैं राजस्थान में? अनक्लासिफाइड वन कितने हैं दोस्तों राजस्थान में पूछ ले तो दोस्तों नोट करना 6.5% दोस्तों राजस्थान में, 6.52% राजस्थान में अनक्लासिफाइड वन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछ ले कि सर्वाधिक वन है राजस्थान में, सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, या सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में, सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र पूछ ले या सर्वाधिक वन पूछ ले, एक ही बात है तो दोस्तों ये उदयपुर में पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा दोस्तों एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट राज्य की पहली वन नीति दोस्तों कब जारी की गई तो दोस्तों नोट करना फरवरी 2010 में, फरवरी 2010 में दोस्तों राज्य की पहली वन नीति जारी की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखें दोस्तों अगर आप क्वालिटी से समझौता करोगे तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पढ़ने के लायक नहीं होगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पास है एक मोबाइल की छोटी स्क्रीन, मैं दोस्तों उस पर आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो दोस्तों आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी पेड कोर्स में भी दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जितना जो दोस्तों जितनी
जितनी सामग्री है ना उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, पूरी कोशिश करता हूँ मेरा 100% देने की दोस्तों। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, ऐसा कंटेंट लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर Q50 जीके पर दोस्तों आपको एक यूनिक, एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्या बोल रहा है, राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक स्थल दोस्तों तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि तिलवाड़ा दोस्तों मल्लीनाथ जी का, लोक देवता मल्लीनाथ जी का दोस्तों मुख्य मंदिर स्थित है लूणी नदी के किनारे दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक देवता तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है भाई, कहाँ पर पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है तिलवाड़ा, ठीक है ना। बताया था ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। और देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है। अगर हम कोठारी नदी की बात करें तो दोस्तों कोठारी नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा में दोस्तों, नोट करना। भीलवाड़ा में दोस्तों इस कोठारी नदी के किनारे दोस्तों बागोर सभ्यता बसी हुई है दोस्तों, नोट करना बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, VN मिश्र दोस्तों, बागोर सभ्यता की उत्खननकर्ता है। और इसी कोठारी नदी के किनारे दोस्तों, इसी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में मेजा बांध भी बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गग्गर नदी की बात करें तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर नंबर 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखें दोस्तों क्या बोल रहा है, मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाई होने का दायित्व निभाया। थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था जब वो रचनाएं वाली बात आई थी, है ना, कि निर्वाण दुआ गज उद्धार, है ना, और दुर्गा पाठ किसकी रचना है, तब मैंने बताया था कि नहीं बताया था क्वेश्चन। और प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था कि वही अजीत सिंह है जिसकी रक्षा दोस्तों किसने की थी, गोरादाई ने की थी दोस्तों, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों इस अजीत सिंह को दोस्तों गद्दी पर बैठाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका रहा था, तो दोस्तों नोट करना दुर्गादास राठौड़ का, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ का रहा था, जिसे दोस्तों मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का यूलिसेज भी कहते हैं दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने दोस्तों देखिए मारवाड़ में अगर स्वामी भक्ति का उदाहरण देखें तो दोस्तों 2 ही व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो पन्नादाई का, एक दुर्गादास राठौड़ का। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने इस अजीत सिंह के प्रति दोस्तों इसने अपनी पूरी स्वामी भक्ति होने का दायित्व निभाया था। आज भी दोस्तों इनको इतिहास में याद करते हैं दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए ये मारवाड़ की पन्नादाई की बात हो रही है तो दोस्तों पन्नादाई कौन थी, तो दोस्तों ये पन्नादाई दोस्तों मेवाड़ की थी दोस्तों, नोट करना मेवाड़ की थी। और दोस्तों मेवाड़ के शासक उदय सिंह, महाराणा प्रताप के बाप की बात हो रही है, उदय सिंह को दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर दोस्तों उदय सिंह की जान बचाई थी। ये थी दोस्तों पन्नादाई। अब समझ में आ गया ना कौन थी पन्नादाई। तो दोस्तों पन्नादाई मेवाड़ के शासक उदय सिंह की दोस्तों जान बताई थी पन्नादाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। तो ये भी दोस्तों एक स्वामी भक्ति का उदाहरण देखने को मिलता है मेवाड़ में। तो उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ गया फिर से दोस्तों। देखिए राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के अस्तित्व में आया। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राज प्रमुख की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो राज प्रमुख के रूप में दोस्तों धौलपुर के महाराजा उदयवान सिंह की नियुक्ति हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों एक क्वेश्चन, ठीक है ना। और शोभाराम कुमार इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। देखिए दोस्तों अगर आपको मत्स्य संघ के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो दोस्तों आज से 10 दिन पहले मैं कम्युनिटी बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ एक एकीकरण से संबंधित दोस्तों एक पोस्ट अपलोड की थी, उससे बेहतरीन दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। जरूर दोस्तों एक बार जाकर देखिएगा हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में 10 दिन पहले की एक पोस्ट अपलोड है राजस्थान एकीकरण मत्स्य संघ के नाम से दोस्तों। जरूर दोस्तों एक बार जाकर देना, कंप्लीट डिटेल बता रखा हूँ दोस्तों, इससे बाहर जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयवान सिंह जो धौलपुर के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक है। एक तरफ जिलों का नाम दे रखा है और एक तरफ दोस्तों 10 के जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत दे रखा है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है दोस्तों, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 2001 से 2011 के बीच
2001 से 2011 के बीच दोस्तों सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम पूछ रहा है दोस्तों, कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए बाड़मेर का कितना दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत रही है बाड़मेर की, तो दोस्तों 32.5 रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो दोस्तों जैसलमेर की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 31.8, ये बात भी बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा की कितनी रही है दोस्तों, बांसवाड़ा की रही है दोस्तों हमारी 27.7% दोस्तों बांसवाड़ा की रही है। ठीक है ना, सॉरी बांसवाड़ा की दोस्तों बिल्कुल सही है 26.5% है दोस्तों, और जोधपुर की है 27.7% दोस्तों। तो ये चारों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ABCD दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है ना, ABCD ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें भाई। ABCD आ जाएगा, चारों ही दोस्तों सही है। जनसंख्या 10 के जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य चारों जिले दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए मोठड़े की पगड़ी की बात हो रही है। मोठड़े की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, है ना, किस अवसर पर पहनी जाती है, तो विवाह पर पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और दोस्तों छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है। ये किसकी रचना है दोस्तों, हरि पिंगल प्रबंध, ये दोस्तों हमारे जोगीदास कुंवरिया की रचना है, बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लेखक का नाम है बावभट्ट। ये बावभट्ट दोस्तों बीकानेर के राजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे और अपनी रचनाओं के नागे अनूप नाम दोस्तों जरूर लगाते थे। तो अनूप सिंह के दरबारी कवि थे, इस बात का ध्यान रखना पंडित बावभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए पाली जिले के वस्त्रों उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। पाली जिले में कौन सा वस्त्र उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है दोस्तों, नोट करना। रंगाई छपाई उद्योग के कारण दोस्तों पाली जिले की हमारी कौन सी नदी है, जवाई नदी दोस्तों प्रदूषित हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाई नदी लूणी नदी की सहायक नदी है ना। और दोस्तों इसी जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए कितना गजब का प्रश्न पूछ रहा है, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, ठीक है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल सही दिख रहा होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित कौन से कथन दोस्तों सही है और दोस्तों कूट का सही प्रयोग करना है हमें। ठीक है, देखिए मिश्रित पतझड़ वन दोस्तों 250 से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगता है। दोस्तों इतनी वर्षा तो पूरे राजस्थान में नहीं होती, तो यह कथन तो हो गया भाई गलत है। ठीक है, देखिए इसके अलावा राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, बिल्कुल सही है। दोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों BCD इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ख्याल गराने के प्रवर्तक पूछ रहा है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्याल के जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन माना गया है, हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज या दोस्तों पैमुदीन डागर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनरंग है वो दोस्तों जयपुर के ख्याल घराने का प्रवर्तक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि अली बख्शी ख्याल, नोट करना, अली बख्शी ख्याल, ख्याल का दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये अलवर का प्रसिद्ध है, और इसका प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो अली बख्श दोस्तों इसका प्रवर्तक है, अली बख्श। अब ये तो आप कर दोगे अली बख्श कि एग्जाम में आएगा कि अली बख्श ख्याल का प्रवर्तक कौन है, अली बख्श आपको याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा नाम और है अली बख्श का, रस खान दोस्तों नाम है, रस खान है, रस खान दोस्तों। एग्जाम में आएगा कि अली बख्श ख्याल का प्रवर्तक कौन है, उसमें ऑप्शन में आएगा रस खान, है ना, रस खान, तुकनगिर, साली, नानूराम, लच्छीराम, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको करना है रस खान दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अली बख्श ख्याल के प्रवर्तक कौन है, रस खान या अली बख्श। ठीक है, जो हमारे अलवर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए बात करें हम तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक की, तुर्रा कलंगी ख्याल दे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक कौन है, तुकनगीर और शाह अली, ये 2 जने दोस्तों इसके प्रवर्तक है, तुकनगीर और शाह अली, ये दोस्तों 2 जने हैं, है ना, ये इसके प्रवर्तक है जो हमारे चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। शेखावाटी ख्याल की बात करें, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक की बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक है नानूराम, नानूराम दोस्तों शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है ना। और कुचामणी ख्याल की बात करें अगर दोस्तों हम बात करें कुचामणी ख्याल की, कुचामणी ख्याल ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये करौली का प्रसिद्ध है कुचामणी ख्याल, है ना, सॉरी कुचामणी ख्याल करौली का नहीं है, नागौर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम दोस्तों कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेला ख्याल पूछ लिए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये हमारे दौसा, सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर और लाल सोट डोसा का प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है हेला ख्याल। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर दोस्तों 5वां। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा, अगर आप दोस्तों ये सीरीज RS प्री और PSI 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाली सीरीज आपकी एग्जाम तक दोस्तों अगर आपने देख लिया, टोटल मॉडल पेपर दोस्तों जितने भी आएंगे देख लिया, तो दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी आपकी हो जाएगी। और तब दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी आपकी हो जाएगी तो किस्मत की इतनी औकात नहीं रहेगी कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक दे। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है दोस्तों, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना जो आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आपका भाई यार आपके लिए मेहनत करता है और किसी के लिए नहीं करता दोस्तों, मुझे सिर्फ आपसे स्टूडेंट आपसे मतलब है दोस्तों, Q50 जीके के स्टूडेंट से मतलब है दोस्तों। और जल्दी से यार 10,000 सब्सक्राइबर दोस्तों, 10 के सब्सक्राइबर कीजिए यार, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।